गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। लास्ट क्लास में बच्चों अपन पढ़ रहे थे गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण, और उस चरण में अपन ने जो अवतल दर्पण है उस अवतल दर्पण की विभिन्न स्थितियों में जब अपन बिंब को रखते हैं या जब वस्तु को रखते हैं तो इस स्थिति के अंदर बनने वाले जो प्रतिबिंब है उसकी प्रकृति कैसी होती है उसके बारे में चर्चा कर ली है। आज हम देखते हैं कि जो गोलीय दर्पण है उसका दूसरा प्रकार है उत्तल दर्पण। उस उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का जो निर्माण होता है विभिन्न स्थितियों में वस्तु को रखने पर वो कहाँ से होता है, किस प्रकार से होता है, उसके बारे में अपन आज चर्चा करेंगे, उसके बारे में अपन आज स्टडी करेंगे। तो अपना जो टॉपिक है वो वही चल रहा है, वो है गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। और गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण में आज अपना 2 नंबर का जो टॉपिक है वो है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। देखो बच्चों, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण किस प्रकार से होता है, अगर हम इसके बारे में थोड़ी बात करें तो अपन सबसे पहले ये देखते हैं कि जो उत्तल दर्पण होता है वो किस प्रकार का होता है। आपने देखा होगा, अभी तक आपने जो पढ़ा है उस हिसाब से आपको पता है कि उत्तल दर्पण होता है उसके जो परावर्तक पृष्ठ होती है वो बाहरी पृष्ठ होती है। ये आपके कौन सा दर्पण है बच्चों? ये है आपके उत्तल दर्पण। अब इस उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण की हम बात करें तो थोड़ी सी जानकारी अपन लें तो इसका परावर्तक पृष्ठ ये है। इस परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होने वाली जो प्रकाश किरणें होंगी वो इस सतह से क्या हो जाएंगी? अपसारित होगी। क्योंकि उत्तल दर्पण क्या करता है, प्रकाश किरणों को, प्रकाश पुंज को फैलाने का काम करता है, इसलिए इसकी सतह पर जो प्रकाश किरणें आएंगी उसको ये क्या कर देगा? अपसारित कर देगा। इस प्रकार से यदि हम यहाँ देखें तो प्रकाश किरणें होती हैं वो मिलती नहीं है आपस में। वास्तव में जो प्रकाश किरणें होती हैं वो उत्तल दर्पण में मिलती नहीं हैं। अगर हम इस दर्पण की बात करें तो ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, ये इसके ध्रुव हो गया है, ये इसका मुख्य फोकस F और ये वक्रता केंद्र C हो गया है। ऐसी स्थिति में यदि हम देखें तो इस दर्पण पर जो आपतित प्रकाश किरणें हैं वो परावर्तन के बाद क्या हो जाती है? अपसारित हो जाती है। प्रकाश पुंज एक जगह होती नहीं है। अपन क्या करते हैं, इन प्रकाश पुंजों को जब अपन पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो सामान्यतः ये क्या होता है, ये किसी जगह पे जाके ये मिलती हैं। पीछे की तरफ जब अपन इनको बढ़ाएंगे तो ये क्या होंगी? पीछे की तरफ बढ़ाने पर ये क्या होंगी? एक जगह मिलेंगी। और सामान्यतः जो इसका प्रतिबिंब बनेगा वो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? क्योंकि ये वास्तव में नहीं मिल रही है, इनको अपन क्या कर रहे हैं? काल्पनिक रूप से पीछे करके मिला रहे हैं, इसलिए इस स्थिति में इसका प्रतिबिंब आभासी बनता है। तो ध्यान रखने की बात है बच्चों कि उत्तल दर्पण के अंदर वास्तविक प्रतिबिंब कभी नहीं बनेगा, वो आभासी प्रतिबिंब ही बनेगा। और वो इसलिए बनेगा क्योंकि ये किरणें वास्तव में मिलती नहीं हैं। प्रकाश किरणें वास्तव में नहीं मिलेगी, इनको अपन पीछे जब बढ़ाएंगे तो पीछे यहाँ ये कहीं पे भी जाके मिलेगी, जिसके बारे में अभी आगे अपन चर्चा करेंगे। इसलिए पहली जो इसकी कंडीशन है वो ये है कि हमेशा जो प्रतिबिंब होगा वो हमेशा प्रतिबिंब कैसा होगा? हमेशा प्रतिबिंब सीधा व आभासी। पहली इसकी जो ध्यान रखने की बात है वो हमेशा उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब सीधा और आभासी होगा। आगे अपन दूसरी चीज नोट करते हैं तो दूसरी चीज ये है कि हमेशा जो प्रतिबिंब होगा वो दर्पण के पीछे बनेगा। कहाँ पर बनेगा? हमेशा दर्पण के पीछे बनेगा। और यदि हम बात करें तो आपके इस जो दर्पण है, कौन सा उत्तल दर्पण है, उस उत्तल दर्पण में वस्तुएं रखने की जगह भी केवल 2 ही हैं। या तो वस्तु अनंत पर हो सकती है या फिर अनंत या O के बीच में हो सकती है। इसके अलावा कोई 2 कंडीशन के अलावा कोई तीसरी स्थिति बनती नहीं है। इसीलिए उत्तल दर्पण से जो बनने वाले प्रतिबिंब होंगे वो आपके 2 ही प्रकार की 2 ही स्थितियां उत्पन्न होंगी, जिनके बारे में अभी अपन चर्चा कर लेते हैं। तो केवल 2 ही स्थितियों में प्रतिबिंब बनेंगे। आप
आपने इसको अच्छे से समझ लिया होगा कि प्रतिबिंब हमेशा सीधा और आभासी बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा और स्थितियां केवल कितनी होंगी, 2 होंगी। अब वो 2 स्थितियां कौन सी होती हैं उनके बारे में अपन यहाँ थोड़ा विस्तार से चर्चा करते हैं। प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है, प्रतिबिंब की जो प्रकृति है वो कैसी होती है, उसके बारे में अपन यहाँ चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले अपन नोट करते हैं कि जब वस्तु स्थिति की बात करते हैं, पहली वाली स्थिति जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। देखो बच्चों, जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है, ऐसी स्थिति में उत्तल दर्पण से जो बनने वाला प्रतिबिंब होता है वो प्रतिबिंब बनता है आपके मुख्य फोकस पर। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी और कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। तो इस स्थिति में यदि हम बात करें तो अपन देखते हैं ऐसी स्थिति में जब वस्तु अनंत पर होती है तो वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो मुख्य फोकस पर बनता है। वस्तु का प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है और वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो अत्यधिक छोटा बिंदु आकृति का बनता है। तो यहाँ में इन 2-3 जो फैक्ट्स हैं, जो तथ्य हैं, इनको नोट कर देता हूं। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य फोकस, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य फोकस ऐप पर बनता है। देखो बच्चों, जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य फोकस ऐप पर बनता है। दूसरी बात करें तो वस्तु का प्रतिबिंब आभासी व सीधा बनता है। वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है बच्चों, आभासी और सीधा बनता है। इस उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब आभासी और कैसा बनेगा, सीधा ही बनेगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से अत्यधिक छोटा अर्थात बिंदु आकृति का बनता है। देखो बच्चों, ये 3 जो फैक्ट हैं, जो तथ्य हैं, उनको आपको याद रखना है। अनंत पर स्थित होने पर वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य फोकस कहाँ पे बनता है, मुख्य फोकस ऐप पर बनता है। याद रखना है आपको। वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी और सीधा। जैसे ही आपको मिले कि दर्पण कैसा है, उत्तल दर्पण है, तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी एवं सीधा होगा। वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से अत्यधिक छोटा बनता है, बहुत छोटा बनता है और लगभग बिंदु आकृति का प्रतिबिंब बनता है। अपन यहाँ एक रेखा चित्र के माध्यम से इस स्थिति में बनने वाले प्रतिबिंब की अपन चर्चा करके हैं, देखते हैं कि किस प्रकार से वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो देखो बच्चों, ये है आपके कौन सा दर्पण है, ये है आपके उत्तल दर्पण। इस उत्तल दर्पण के ये जो है ये मुख्य अक्ष है, आपको पता है, अब तक आप इतनी जानकारी रखते होंगे। ये आपके ध्रुव O है, ये आपके मुख्य फोकस ऐप है और ये वक्रता केंद्र C है। देखो बच्चों, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जब वस्तु कहाँ पे स्थित होती है, ये अनंत पे स्थित है
तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अभी मैंने आपको लिखाया है वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य फोकस ऐप पर बनता है। 2 प्रकाश किरणें अपने को चाहिए। अभी तक अपन ने जो पढ़ा है उसके अनुसार कम से कम 2 प्रकाश किरणें अपने को चाहिए किसी भी स्थिति में प्रतिबिंब बनाने के लिए। ये कौन सा दर्पण है? ये है आपके उत्तल दर्पण। इस उत्तल दर्पण से अपन क्या बना रहे हैं? प्रतिबिंब का निर्माण कर रहे हैं। ये वस्तु अपन ने रख दी है। अब इससे आने वाली जो प्रकाश किरण है वो अनंत से प्रकाश किरणें आ रही हैं और अपने को 2 प्रकाश किरणें चाहिए। ये प्रकाश किरण है मुख्य अक्ष के समानांतर। एक और प्रकाश किरण अपन ने ली है, वो भी कैसी है? मुख्य अक्ष के समांतर। देखो बच्चों, आपने पढ़ा है प्रकाश किरणों के बारे में कि जो मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश किरण होती है वो प्रकाश किरण परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरती है? वो प्रकाश किरण बच्चों आपके परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरती है। ये चीज़ आपको पता है। ये अनंत से आ रही है। मैंने डैश डैश करके आपको प्रदर्शित करके बताया है कि ये वस्तु अनंत पर रखी हुई है। उस अनंत से ये प्रकाश किरणें जो हैं वो आ रही हैं, 2 प्रकाश किरणें। और दोनों प्रकाश किरणें कौन सी हैं? दोनों प्रकाश किरणें हैं अक्षीय किरण अर्थात मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश किरणें। आपने पढ़ा है अब तक कि मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण दोनों ही दर्पणों में, चाहे वो उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, दोनों ही दर्पणों में मुख्य फोकस ऐप से गुजरती हैं। तो देखो बच्चों, आपको स्केल लेना है। स्केल लेने के बाद आपको उसको यहाँ रख के यहाँ पे क्या करना है? एक लाइन खींचनी है। और लाइन खींचते टाइम ध्यान रखना आप कि उसको आप डैश डैश करके लाइन खींचें और मुख्य फोकस ऐप से गुजार दें। इधर भी ऐसा ही करना है, स्केल रखनी है और डैश डैश करके लाइन खींच देनी है। अब आपको क्या करना है? इसको सीधी रेखा खींचनी है यहाँ से, क्योंकि ये किधर चली जाएगी बच्चों? ये इधर चली जाएगी। ये जो प्रकाश किरण होगी आपके किससे टकराने के बाद? इस परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद इस साइड में चली जाएगी। लेकिन इस किरण को अपन क्या करेंगे? जब पीछे बढ़ाएंगे तो पीछे बढ़ाने पर ये मुख्य फोकस ऐप पर मिलेगी। ये वास्तव में तो मिलेगी नहीं, क्योंकि यहाँ से टकराने के बाद किधर चली जाएगी? नीचे चली जाएगी, पार्श्व में फैल जाएगी। लेकिन इन किरणों को यदि हम आगे देखें तो ये मिलेंगी नहीं, कभी भी नहीं मिलेगी। तो इनको अपन पीछे बढ़ाएंगे। पीछे बढ़ाने पर ये मुख्य फोकस ऐप पर मिलेगी। वास्तव में नहीं मिलेगी। कैसे मिलेगी? काल्पनिक रूप से मिलेगी। इस आधार पे अपन कह सकते हैं कि इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? मुख्य फोकस ऐप पर बनेगा। और वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वो वस्तु से अत्यंत छोटा होगा, आभासी बनेगा, क्योंकि वास्तव में नहीं मिल रही है प्रकाश किरणें, इसलिए ये प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। और आभासी जो प्रतिबिंब होता है वो हमेशा सीधा होता है। तो आप इसे स्क्रीनशॉट लेके नोट कीजिए कि जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस ऐप पर किस प्रकार से बनता है। चलिए इसके बाद अपन दूसरी स्थिति की यहाँ चर्चा करेंगे। दूसरी स्थिति है ये अपने जब वस्तु अनंत व ध्रुव ओ के मध्य स्थित हो। ये दूसरी वाली स्थिति है जब वस्तु आपके अनंत और ध्रुव ओ के मध्य स्थित होती है। तो ऐसी स्थिति में जो वस्तु का प्रतिबिंब होता है वो बच्चों हमेशा मुख्य फोकस ऐप और ध्रुव ओ के मध्य बनता है। उत्तल दर्पण में जैसा कि आपको पता है हमेशा जो वस्तु का प्रतिबिंब होता है वो दर्पण के पीछे बनता है। और आगे हम बात करें तो जो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है ये दर्पण के पीछे मुख्य फोकस ऐप और ओ के मध्य बन रहा है। आभासी और कैसा बनता है? सीधा बनता है। इसके अलावा प्रतिबिंब जो बनेगा वो वस्तु से कैसा बनेगा? छोटा बनेगा। ये प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वस्तु से छोटा बनेगा। तो इन तीनों चीज़ों को मैं यहाँ नोट करता हूँ। जब वस्तु
अनंत व ध्रुव O के मध्य स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब ध्रुव O व मुख्य फोकस ऐप के मध्य बनता है। देखो बच्चों, इस स्थिति में जब वस्तु O व अनंत के मध्य होती है, वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो ऐप और O के मध्य बनता है। दूसरी स्थिति की अगर हम बात करें यहाँ, तो वो ये है कि वस्तु का प्रतिबिंब आभासी व सीधा बनता है। वस्तु का प्रतिबिंब आभासी व सीधा बनता है। वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है। ध्यान रखना बच्चों, वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? वस्तु से छोटा बनता है। ये तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है। जब वस्तु अनंत व O के मध्य होती है तो वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो वस्तु का प्रतिबिंब आपके ध्रुव O और मुख्य फोकस ऐप के मध्य बनता है। वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है वो हमेशा आभासी और कैसा बनता है? सीधा बनता है। वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा बनता है, ऐसी स्थिति के अंदर बनने वाला प्रतिबिंब। अब अपन देखते हैं प्रतिबिंब ज्योमितीय आधार पर प्रतिबिंब बनाकर देखते हैं कि ये जो फैक्ट हैं वो सत्य हैं या नहीं। उस आधार पर प्रतिबिंब बनेगा। कैसे बनेगा अपन देखते हैं। यहाँ पे देखो, अपन क्या करते हैं, पहले ये दर्पण बनाते हैं। ये आपको पता है दर्पण कौन सा है? ये उत्तल दर्पण है। इससे गुजरने वाली ये कौन सी है? मुख्य अक्ष है। ये ध्रुव O है, ये मुख्य फोकस ऐप है और ये वक्रता केंद्र C है। देखो बच्चों, यहां पर वस्तु रखी हुई है। ये वस्तु यहाँ पर रखी हुई है। ये अनंत और जो ध्रुव O है उसके मध्य में वस्तु रखी हुई है। ये आपके M है और ये क्या है? N है। वस्तु का नाम है A और ये है B। वस्तु का नाम क्या है? AB है। ये दर्पण है, उत्तल दर्पण है। ये उत्तल दर्पण है। ये यहाँ पे वस्तु रखी हुई है। ये ध्रुव O है, ये मुख्य फोकस ऐप है, ये वक्रता केंद्र C है। अब अपन दो प्रकाश किरणें लेंगे। दो जो प्रकाश किरणें होंगी वो दो प्रकाश किरणें किस प्रकार से आपके परावर्तित होंगी। तो एक प्रकाश किरण लेते हैं अपन मुख्य अक्ष के समानांतर। एक प्रकाश किरण बच्चों हमेशा आपको मुख्य अक्ष के समानांतर ही लेनी है। दूसरे वाली मुख्य फोकस ऐप से गुजरती हुई लेनी है। और केवल दो स्थितियां मैंने आपको बताई थी अवतल दर्पण में लास्ट में, जहां पर अपन ने तिर्यक किरण ली थी। तो मुख्य फोकस ऐप से गुजरने वाली मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश किरण जो होती है वो परावर्तन के बाद बच्चों कहाँ से गुजरती है? मुख्य फोकस ऐप से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। ये तो बच्चों इधर चली जाएगी परावर्तित होके, लेकिन जब अपन इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये आपके कहाँ से? मुख्य फोकस ऐप से गुजरती हुई प्रतीत होगी आपके।
ये इधर से चली जाएगी, लेकिन इसको जब आगे बढ़ाएंगे तो ये उधर से गुजरती हुई प्रतीत होगी। अब अपन दूसरी किरण लेते हैं। दूसरी किरण कौन सी लेते हैं? जो मुख्य फोकस ऐप पर गुजरने वाली किरण। ये प्रकाश किरण है जो परावर्तन के बाद इधर से गुजरेगी, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। ये प्रकाश किरण ये मुख्य अक्ष के समानांतर हो गई है, लेकिन इसको वास्तव में यदि हम देखें तो ये आगे बढ़ाने पर कहाँ से गुजरती हुई प्रतीत होगी? अपने को मुख्य फोकस ऐप से गुजरती हुई प्रतीत होगी। अब ये किरण परावर्तक पर से टकराने के बाद प्रसारित हो गई, इसको अपन ने आगे बढ़ाया, ये किरण मुख्य फोकस ऐप से गुजरती हुई प्रतीत हो रही है। इधर से देखें तो ये भी जो प्रकाश किरण है वो मुख्य फोकस ऐप से गुजरने वाली है, मतलब उधर जाती हुई प्रकाश किरण है, परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो गई है। इस किरण को जब अपन आगे बढ़ाएंगे तो बच्चों ये दोनों किरणें यहाँ पे मिलेगी आभासी रूप में, इस जगह पे ये आभासी रूप से मिलेगी, और इसलिए यहाँ पर वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वो यहाँ पे वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। कैसा? आभासी और सीधा। यहाँ पे वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा इन दोनों प्रकाश किरणों को पीछे बढ़ाने पर। तो ये प्रतिबिंब जो बन रहा है वो सीधा बन रहा है, आपको पता है ए डैश बी डैश इसको अंकित कर देते हैं। ये प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? सीधा बन रहा है, वस्तु से छोटा बन रहा है, ओ व ऐप के मध्य बन रहा है, और ये आभासी प्रतिबिंब है। तो इस प्रकार से बच्चों आप देख सकते हैं कि जब वस्तु उत्तल दर्पण के अनंत और ओ के मध्य में होती है तो वस्तु का प्रतिबिंब ओ व ऐप के मध्य बनता है। ये दो प्रतिबिंब ही आपके उत्तल दर्पण से बनते हैं, इन्हें आप अच्छे से समझ लीजिए, अच्छे से इसको याद कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कीजिए, फिर अपन आगे स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, अपन ने उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के बारे में देखा और दो प्रतिबिंब इनके बने हैं। दोनों प्रतिबिंबों, दोनों स्थितियों पे बनने वाले जो प्रतिबिंब हैं उनको अपन नोट कर लेते हैं कि किस जगह पे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण, देखो बच्चों ये है आपके क्रम संख्या, क्रम संख्या, वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, और लास्ट है प्रतिबिंब की प्रकृति। देखो सबसे पहले अपन देखते हैं पहले वाली स्थिति, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। देखो बच्चों, जब वस्तु कहाँ पर स्थित हो? अनंत पर स्थित हो, तो वस्तु की जो प्रतिबिंब की स्थिति होती है वो प्रतिबिंब बनता है आपके उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस पर। तो मैं यहाँ लिखता हूँ प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? मुख्य फोकस ऐप पर। जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? प्रतिबिंब बनता है आपके मुख्य फोकस ऐप पर। प्रतिबिंब की प्रकृति की बात करें तो प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी, सीधा व बिंदु आकृति का।
अर्थात अत्यंत छोटा। दूसरी वाली स्थिति की हम बात करें, जब वस्तु कहाँ स्थित हो, जब वस्तु अनंत व ध्रुव ओ के मध्य स्थित हो। तो ऐसी स्थिति में बच्चों वस्तु का प्रतिबिंब बनता है मुख्य फोकस व ध्रुव ओ के मध्य। मुख्य फोकस F व ध्रुव O के मध्य। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? प्रतिबिंब बनता है बच्चों आभासी, सीधा व वस्तु से छोटा। देखो बच्चों, आपने अभी तक जो देखा है उस हिसाब से प्रतिबिंब, दो प्रतिबिंब बनेंगे और ये जो प्रतिबिंब बनेंगे दो, वो मैंने आपको बताए हैं अभी, वो ही बनेंगे। ये दो स्थितियां आप देख सकते हैं। जब वस्तु अनंत पर होती है तो वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य फोकस F पर बनता है, आभासी सीधा और बिंदु आकृति का बनता है। और जब वस्तु अनंत व ध्रुव O के मध्य होती है तो वस्तु प्रतिबिंब कहाँ बनता है? मुख्य फोकस F व ध्रुव O के मध्य बनता है। प्रतिबिंब की प्रकृति की बात करें तो प्रतिबिंब आभासी सीधा और वस्तु से छोटा बनेगा दूसरे वाली स्थिति में। ये हो गई बच्चों आपके उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। आगे अपन देखते हैं उत्तल दर्पण के उपयोग। उत्तल दर्पण के उपयोग। देखो बच्चों, उत्तल दर्पण के उपयोगों की हम बात करें तो आपके उत्तल दर्पण से बनने वाले जो प्रतिबिंब होते हैं वो सीधे होते हैं, छोटे होते हैं, आभासी होते हैं। सामान्यतः इनका जो उपयोग होता है वो दो तीन जगहों पे होता है। आपके जो साइड ग्लास होते हैं वाहनों में, जो पार्श्व दर्पण जो होते हैं वाहनों में, वो उत्तल दर्पण से ही बने होते हैं। वो इसीलिए बने हुए होते हैं ताकि पीछे से आने वाला जो वाहन है उसका प्रतिबिंब आपको साइड ग्लास में दिख जाए, इसीलिए साइड ग्लास का उपयोग किया जाता है। और साइड ग्लास में उत्तल दर्पण का उपयोग करने का मतलब यह होता है कि पीछे कहीं पे भी अनंत से लेके आपके जो दर्पण है उसका जो ध्रुव O है उसके मध्य में कहीं पे भी वस्तु हो, उसका प्रतिबिंब हमेशा आभासी और सीधा बनेगा। अपन ने अभी देखा कि अनंत से लेके ध्रुव O के मध्य कहीं पे भी वस्तु हो, उसका जो प्रतिबिंब होगा वो आभासी और सीधा बनेगा। इसीलिए क्या होता है, वाहनों के साइड ग्लास के अंदर जो दर्पण काम में लिए जाते हैं वो दर्पण आपके उत्तल दर्पण काम में लिए जाते हैं ताकि जो प्रतिबिंब है वो आपके सीधा बने। और एक चीज और, वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनता है, इसलिए चाहे कितनी भी बड़ी वस्तु हो, अनंत और ध्रुव O के मध्य उसका प्रतिबिंब उस दर्पण में आसानी से दिख जाएगा। इसीलिए साइड ग्लास के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। तो पहला वह है यातायात के साधनों में, यातायात के साधनों में पार्श्व दर्पण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं साइड ग्लास, व पश्च दर्पण, इसको बोलते हैं बैक मिरर। बैक मिरर देखो बच्चों, यातायात के साधनों में जो पार्श्व दर्पण होता है, जो पीछे का दर्पण होता है, पार्श्व जो साइड का दर्पण होता है, इसके अलावा गाड़ी में, वाहन में आपके सामने भी दर्पण होता है, वो पीछे की वस्तु देखने के लिए काम में आता है, उसको पश्च दर्पण भी बोलते हैं। तो ये दोनों जो दर्पण होते हैं वो उत्तल दर्पण काम में लिए जाते हैं उन दोनों जगहों पर। इसके अलावा यदि हम बात करें तो इसी प्रकार का एक उपयोग होता है कि जो ATM मशीन होती है जहाँ से पैसे निकलाए जाते हैं, उस मशीन के सामने भी एक दर्पण लगा होता है और वो दर्पण भी उत्तल दर्पण ही होता है। वो
इसलिए लगाया जाता है कि जब आप पैसे निकाल रहे हो तो आपके पीछे खड़ा व्यक्ति किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है, उसके व्यवहार को पता लगने के लिए उसमें उसका प्रतिबिंब बन जाता है पीछे वाला व्यक्ति का, इसीलिए वो जो दर्पण होता है वो लगाया जाता है। और उत्तल दर्पण के गुण अभी मैंने बताया कि वस्तु का सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनेगा, इसीलिए वो दर्पण वहाँ पे लगाया जाता है। तो दूसरा इसका उपयोग है एटीएम मशीनों में पीछे की गतिविधियां देखने के लिए। एटीएम से जब पैसे निकालते हैं तो पीछे खड़ा व्यक्ति आपके पिन देख रहा है, आपके पैसे काउंट कर रहा है या और कुछ कर रहा है। आपके मुख्य रूप से जो पिन है वो गोपनीय होते हैं, तो वो देख रहा है या नहीं देख रहा है उसका पता आपको उस दर्पण के माध्यम से लग जाएगा। तीसरी जो इसका उपयोग है वो होता है प्रकाश पुंज को फैलाने में। ये अपसारित करता है प्रकाश पुंज को, तो सामान्यतः जिन जगहों पे प्रकाश पुंज को फैलाने की आवश्यकता होती है उस जगह पे इन दर्पणों का उपयोग किया जाता है। तो इसका उपयोग होता है बच्चों प्रकाश पुंज को फैलाने में। प्रकाश पुंज को फैलाने के लिए बच्चों इस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो आप इसे स्क्रीनशॉट लेके नोट कीजिए और इसके बाद अपन नेक्स्ट क्लास में अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज क्लास यहीं तक रहेगी। थैंक यू, धन्यवाद।